Mr. President, Lahore Tax Bar Association. Now I would request to the Speaker of the day, Mr. Sayyid Taqeer Bukhari Sahab, Advocate Supreme Court, specially came from Islamabad for today's seminar. Sir, please come on dais for your presentation on Anti-Money Laundering Act 2010. रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से हम खसूसी तौर पे पूरी बार की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और वो हमारी टैक्स बार ख्वाह वो लाहौर टैक्स बार है या पाकिस्तान की कोई भी टैक्स बार है वो फ़ख्र है और हम उन पे फ़ख्र करते हैं माशाल्लाह जो उन्होंने अचीवमेंट की। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त और रुतबा इनायत फरमाए। जनाब प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन अली हसन राना साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन काशिफ साहब और जनाब हमारे हार्द अज़ीज़ हमारे बड़े भाई हमारे प्यारे जनाब अब्दुल कादर मेमन साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अहमद कमाल साहब, तो सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो यही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद ये है कि पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाएं या पैसा पाकिस्तान में ले आएं। जनरल कॉन्सेप्ट जब भी आप किसी अपने क्लाइंट से, किसी दोस्त से, किसी से भी बात करते हैं तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को सीरियस नहीं लेता। तो जैसे अभी नागरा साहब ने बात की, इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि वो बहुत जल्द इसको सीरियस लेगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद सिर्फ पैसा बाहर ले जाना और बाहर से अंदर ले के आना नहीं है। ये एक जब से 2015 में बिलखसूस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को और सेल टैक्स एक्ट को और फेडरल एक्साइज एक्ट को प्रेडिकेट ऑफेंस में डाला गया तो हम लोग जो बैठे हैं इसका दायरा कार हमारे लिए मज़ीद वसी हो गया। यहाँ पे मैं एक बात ये ज़रूर करूँगा कि आने वाला वक्त जितने मेरे कंसल्टेंट दोस्त एडवोकेट्स बैठे हैं, आने वाला वक्त जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसको हमें सीखना भी होगा, इसको हमें समझना भी होगा और इसको साथ लेके चलना भी होगा। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि हर वो काम जो इनकम टैक्स है या सेल्स टैक्स है या फेडरल एक्साइज है वो रास्ते में अब आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मिलेगी, आपको थ्रेट्स भी मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा। जैसे कि अभी सर ने प्रेसिडेंट साहब ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, उस हवाले से भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी, देखनी होगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, जितने टैक्सिंग स्टैचूट हैं, मैं चूँकि सारे टैक्स कंसल्टेंट दोस्त हमारे बैठे हैं तो इसलिए वो एग्जांपल दूंगा कि हर टैक्सिंग स्टैचूट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है जिससे आप चार्ज क्रिएट कर रहे होते हैं और वो पूरे के पूरे उस सेक्शन का रूह होती है, रूह होती है। इसी तरह अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने समझना है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है तो आपको सेक्शन 3, मैं अपने दोस्तों से, यंग लॉयर से और कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ कि सेक्शन 3 जो है आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक दफ़ा पढ़ने से तो मुझे भी समझ नहीं आती, ये जो हमारे सीनियर्स बैठे हैं इनको भी शायद समझ नहीं आती। तो इस सेक्शन 3 आप इसको चार्जिंग सेक्शन समझते हुए पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, इस सेक्शन 3 को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ अभी हम मिल के पढ़ते हैं इसको। सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ए पर्सन शैल बी guilty of offense of money laundering if the person acquires, converts, possesses, uses or transfer property ज़हन में रखिएगा, knowing or having reason to believe that such property is proceed of crime। जब भी आपके सामने कोई भी केस आए, कोई भी इशू आए तो दो चीज़ें आपने देखनी है। नंबर 1 नोइंगली और नंबर 2 पे प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो आगे चल के हम प्रोसीड ऑफ क्राइम पे भी बात करेंगे और नोइंगली पे भी बात करेंगे और प्रॉपर्टी क्या है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, नोइंगली है और प्रोसीड ऑफ क्राइम है। नेक्स्ट पे आ जाए, बी सेक्शन ही चल रहा है। कंसील्स, डिसगाइसेस द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वो ये सारा कुछ करता है। फिर वही बात, नोइंगली, वेरी इंपॉर्टेंट, और हैविंग रीज़न टू बिलीव, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो। अगर वो ये सारे कर रहा है, कंसील कर रहा है,
नेचर उसकी चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, डिस्पोजिशन कर रहा है, जो जो चीज़ें कर रहा है, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम और नोइंग, ये दो चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। सी, इफ़ द पर्सन सी पे होल्ड करता है, होल्ड पोजेसेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर, किसी और के, जैसे बेनिफिशियल ऑनर की बातें और ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एनी प्रॉपर्टी, वही बात, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन इज सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड ऑफ क्राइम। नेक्स्ट है। अब ये डी जो है हमारे लिए, इसको सबने बड़ा ध्यान से और समझना है और देखना है, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की। हमारे से मुराद जस्ट माहौल को ठीक करने के लिए, डी है पार्टिसिपेट्स इन, एसोसिएट्स, conspires to commit, attempts to commit, aids, abets, facilitates or counsels the commission of the act specified in clause A, B, C। यहाँ आपने देखा, यहाँ knowingly की बात नहीं की गई, क्योंकि वो समझते हैं कि हम सब लोग समझदार हैं, हमें सारा पता है, सब हम जानते हैं। तो counsels, abatement, इन सारी चीज़ों में जो इस लॉ का क्रक्स है वो ये है कि जितने कंसल्टेंट्स हैं, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने बात की, उनको ये डी में उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। इसमें एक केस लॉ है PLD 2016 सिंध 462 ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से है, ये आप लोग अगर नोट कर लें और ज़रूर पढ़िएगा। इसमें FIA की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया गया था, तो लेकिन फिर डिटेल में ज्यूरिसडिक्शन इसमें डिस्कस हुई कि FIA कैन इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ प्राइवेट पर्सन। केस तो FIA की हद तक था, लेकिन उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में किन किन की क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, तो अच्छी इसमें है। और इसके अलावा 2018 SCMR 1851 है और PLD 2020 लाहौर 2005 है। ये ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को ही डिफ़ाइन करते हैं, इसमें सारी डिटेल है। मैंने ये कोशिश की है इस किताब में कि मैक्सिमम जो चीज़ें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जितनी चीज़ें मैं कंपाइल करके जहाँ जहाँ से जो जो कुछ मुझे मिला, मैंने इकट्ठा करके इस एक किताब में डाल दिया। कमेंट्री कम है, केस लॉज जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट के और कुछ हाई कोर्ट के मिले वो इसमें डाल दिए, लेकिन एक कोशिश की है, और ये सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन और वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से दीगर चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट चलें सर। अब प्रॉपर्टी की जब हमने सेक्शन 3 का A, B, C पढ़ा, तो वहाँ पे बात हुई प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी से अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रॉपर्टी से मुराद है, ख्वाह वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, इंक्लूडिंग कैश हो या मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट हो, और वेयर एवर लोकेटेड, तो ज्यूरिसडिक्शनल इसमें वो कदगन नहीं है, वेयर एवर लोकेटेड, जहाँ जहाँ पे होंगे, तो प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि वो इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब प्रोसीड ऑफ क्राइम की बात हुई थी जब हमने A, B और C पढ़ा था। सेक्शन 2 डेफिनेशन का जो सेक्शन है उसका क्यों है प्रोसीड ऑफ क्राइम, वो कहता है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन for the commission of a predicate offense or a foreign serious offense। यानी predicate offense जो proceed of crime है उससे मुराद है कि अगर commission of offense है और वो predicate offense है, तो वो predicate offense commission of offense के ज़िम्मे में आने की वजह से वो जनाब आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में बन गया, वो proceed of crime में आ गया। इसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग से क्या मुराद है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की, जैसे हमने कहा मूवेबल होगी, इमूवेबल होगी, टेंजिबल होगी, इनटेंजिबल होगी, वगैरह वगैरह, तो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 2(a) है, मीन्स प्रोसीड ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रॉपर्टी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वेरी क्लियर। नेक्स्ट चलें। प्रीडिकेट ऑफेंस ही अभी चल रहा है। अब प्रीडिकेट ऑफेंस का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में एक प्रॉपर एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट लॉज और उन लॉज के सेक्शंस दिए हुए हैं। यानी अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को
सेल्स टैक्स एक्ट को, फेडरल एक्साइज एक्ट को प्रेडिकेट ऑफेंस में डाला गया 2015 में, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो पूरे का पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स एक्ट या फेडरल एक्साइज एक्ट जो है वो आपका प्रेडिकेट ऑफेंस बन गया। ये बात इंतहाई बारीक नुक्ता है मेरे यंग दोस्तों के लिए कि ये बड़ी ज़हन में आपने रखनी है कि पूरे का पूरा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज और जो बाकी लिस्ट शेड्यूल ए में दी है उसमें इसीलिए उन्होंने आगे सेक्शंस दिए हैं। इसमें चूँकि 2015 में ये इंसर्ट हुआ था प्रेडिकेट ऑफेंस में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज, तो सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में अगर आपने देखा हो तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक घी मिल है और वो सेल कर रहा है अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को और वो आगे सेल कर रहे हैं, तो वो उनकी मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल उनकी कैश में ही होती है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए 2015 में ही एक्ट तो 2010 का है, तो उसमें ये सेक्शन 41 इंसर्ट किया गया था। सेक्शन 41 जो है वो कहता है कि एक्सेप्ट विद द प्रायर कंसल्टेशन ऑफ FMU एन इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी शैल नॉट चार्ज एनी पर्सन with the offense of money laundering in relation to a predicate offense punishable under the Sales Tax Act 1990 and Federal Excise Act 2005। इसमें इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज की हद तक जो IO है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, IA है, उसको कंसल्टेशन करनी है। अब कंसल्टेशन क्या है, आप सबसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं उन्होंने सिर्फ दसना है, तो कंसल्टेशन करनी है। इसमें कोई अप्रूवल या कोई इस किस्म की कोई चीज़ें शामिल नहीं है। उन्होंने FMU के साथ कंसल्टेशन करके तो इनको ये लॉलीपॉप दिया गया है कि जी आपको सेल्स टैक्स वालों को और फेडरल एक्साइज वालों को हमने प्रोटेक्ट कर दिया सेक्शन 41 डाल के। वेर एज के मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ कंसल्टेशन जो है, प्रायर कंसल्टेशन, ये सफिशेंट नहीं है। आगे चलिएगा, जहाँ तक सफिशेंट की बात है तो इस कानून से मुझे, आप मेरे सारे सीनियर्स बैठे हैं, एक बहुत बड़ा गिला है। वो गिला ये है सर कि पूरे लॉ में, आप चूँकि हमारे बड़े हैं, हर जगह पे, हर फोरम पे जाते हैं, पूरे लॉ में जगह 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 एब्रीवेशंस इस्तेमाल हुई हैं। CTC फलां, CTR फलां फलां, पता नहीं कितनी एब्रीवेशंस इस्तेमाल हुई हैं, CDD और ये पूरे लॉ में। अब इवन सीनियर लॉयर्स बैठे हैं, अब एक अगर पिटिशन ड्राफ्ट करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम ITO 2001 ना लिखें, कि हमें तो पता है कि ITO 2001 से क्या मुराद है, लेकिन जिसके सामने वो केस पेश किया जाएगा उसे तो शायद उस वक्त बताना पड़े कि ITO से क्या मुराद है। इनकम टैक्स ऑफिसर मुराद नहीं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। तो पूरा एक्ट ज़्यादातर एब्रीवेशन से, अगर अभी आप मुझे भी पूछेंगे तो 4 एब्रीवेशन मुझे याद होंगी, 13 याद ही नहीं होंगी इसमें के, और पूरे एब्रीवेशन के साथ बात की गई है। इनकम टैक्स में जो प्रेडिकेट ऑफेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 192, 192A, 194 एंड 199 जो प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन एंड improper use of national tax number where tax sought to be evaded is 10 million rupee or more। ये improper use of NTN देखने में हमें बड़ा लगता है कि यार इतना छोटा सा भाई ऑफेंस है और इसको आपने प्रेडिकेट ऑफेंस में डाल दिया है। तो जब ये वाली बात अगर समझ ना आए तो आप फालूदे वाले का केस और वो बाकी केसेस जहन में रखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि किसी का NTN यूज़ करने से और ये सारी चीज़ें क्यों होती है और क्यों इसको प्रेडिकेट ऑफेंस में डाला गया है। नेक्स्ट, सेल्स टैक्स एक्ट में सेक्शन 11 सब सेक्शन 11 और 13 है। सेक्शन 33 जो है वो पेनल्टीज़ को डील करता है और उसका जो सब सेक्शन 33 का जो सब क्लासेस कह लें 13 और 11 है वो टैक्स फ्रॉड को डील करती हैं। यानी जो केसेस टैक्स फ्रॉड के ज़िम्रे में आते हैं, जो केसेस मैं रिपीट करता हूँ टैक्स फ्रॉड के ज़िम्रे में आते हैं और ABCD जो हमने सेक्शन 3 का पढ़ा था और वो प्रोसीड ऑफ क्राइम और नोइंगली इन चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बनेगी। नेक्स्ट है, इसी तरह कस्टम एक्ट में डिफरेंट सेक्शंस हैं जो स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग और इन चीज़ों को डील करती हैं, लेकिन इसमें भी
ये बात जहन में रखें कि इन सेक्शन के तहत अगर कोई किसी की प्रोसीडिंग चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही प्रोसीडिंग वो अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर सकते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, नहीं। वही सेक्शन 3 का A, B, C और D। आगे चल, प्रेडिकेट ऑफेंस में पाकिस्तान पिनल कोड के डिफरेंट सेक्शंस हैं। नैब के सेक्शन 9 है जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को डील करता है, वो प्रेडिकेट ऑफेंस है। इसी तरह रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000 है, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, आर्म्स एक्ट है, फॉरनर्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ये जो शेड्यूल 1 दिया हुआ है, ये मैंने चंद लिखे हैं, इसमें पूरी एक डिटेल है। जब आप लोग पढ़ेंगे, ये वेबसाइट पे भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सबको पता है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट पे भी पढ़ा है, अपने पास डाउनलोड करें, इसको सेव करें, इसको समझें कि पूरे शेड्यूल में फिर ये अगर मैंने पाकिस्तान पीनल कोड लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे का पूरा वही बात रिपीट कर रहा हूँ, उसमें सेक्शंस लिखे हैं, तो उसको फिर 3A, B, C, D से मिला के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चले, एग्जाम्पल्स जो हैं ऑफेंस ऑफ मनी प्रेडिकेट ऑफेंस की, उसमें है करप्शन है, ब्राइबरी है, फ्रॉड है, फॉर्जरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से अयान अली वाला केस मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद नहीं है, इसमें करप्शन भी आ जाएगी, इसमें ब्राइबरी भी आ जाएगी, इसमें फ्रॉड भी आ जाएगा, फोर्जरी भी आ जाएगी और ये सारी चीज़ें, किडनैपिंग वगैरह, लेकिन सेक्शन 3 के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलिए, वहाँ पे जहाँ पे सेक्शन 3 में बात हुई थी तो 2 बातें हुई थी। एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे अगर प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं आता तो फॉरेन सीरियस ऑफेंस का होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो उसके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट चलिए, इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं वो नैब है, FIA है, ANF है, DGI&I कस्टम्स हैं, और DGI&I FBR हैं, प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, और एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर नोटिफाई हुई तो। नेक्स्ट, अब सेक्शन 9 जो है, अगर किसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसको समझने के लिए आपको सेक्शन 9 में जाना पड़ेगा। पूरा सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो सेक्शन 9 में जो आपसे जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो IO होगा, जो आपसे सबसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी वो ये होगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और अर्निंग और एसेट्स की डिटेल्स और ये सारी चीज़ें, और इनको सोर्स ऑफ इनकम के साथ मिलाया जाएगा। प्रॉपर उसमें कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग का, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी जाएगी, और कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी और डी अटैचमेंट कैसे होगी। आगे चल के हम अटैचमेंट और डी अटैचमेंट को भी देखेंगे। नेक्स्ट चलिएगा, पनिशमेंट सेक्शन 4, इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है, अगर प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन और इन सारे मराहल से गुजरने के बाद वो बात कंफर्म हो जाती है तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो नॉट लेस देन 1 ईयर है, जो कि अप टू द एक्सटेंड ऑफ 10 ईयर्स, 1 साल से 10 साल तक, और इसमें लाइबल फॉर ए पेनल्टी है 25 मिलियन रुपीज़, और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है इसमें। और अगर इन केस ऑफ लीगल पर्सन से मुराद कंपनी, पार्टनरशिप वगैरह, ये लीगल पर्सन आप समझते हैं, अगर लीगल पर्सन है तो वो पेनल्टी जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, मे एक्सटेंड 100 मिलियन तक। नेक्स्ट चलिएगा, पनिशमेंट में एक चीज़ जो अभी नागरा साहब ने भी बात की और आप सब लोग बैठे हैं, चूँकि हम कंसल्टेंट्स हैं, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार ने बड़ी अच्छी बात की कि हम हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, हमें जो क्लाइंट बताता है हम वही आगे करते हैं। तो अब थोड़ा सा हमें, मैं इंतहाई माजरत और अदब के साथ थोड़ा सा इसमें एडिशन ये करना होगा कि चूँकि ये लॉ इन फील्ड है, इसकी इन्फोर्समेंट है, इसमें सारी चीज़ें हैं, हमारी पकड़ भी है, क्लाइंट की तो है ही है, ठीक है, तो इनको इस तरीके से भी देखना है। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार नहीं बनना। केस उठाते हुए, क्लाइंट बनाते हुए, क्लाइंट को रिटेन रखने के लिए इन सारी चीज़ों के
लेकिन शाह से ज़्यादा शाह का वफादार नहीं बनना। क्यों? इसमें डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज़ और इफ़ फाउंड गिल्टी शेल आल्सो बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। इनके अलावा जैसे ऊपर हम डी में पढ़ा था, हम सब हैं, तो इसलिए शाह से ज़्यादा शाह का वफादार नहीं बनना। नेक्स्ट कीजिएगा जी। इसमें अटैचमेंट में सेक्शन 8, अगर किसी की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होनी है तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 8 उसमें डील करेगा, और सेक्शन 8 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट की अप्रूवल इंतहाई ज़रूरी है। कोर्ट की अप्रूवल लेंगे, पहला स्टेप, प्रॉपर्टी अटैच होगी, और मैक्सिमम 120 डेज, 120 दिन तक वो आपकी प्रॉपर्टी अटैच रख सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी अटैच होती है, हम लोग रिट पिटिशन में चले जाते हैं, जाना चाहिए, ज़ाहिर है क्लाइंट फीस दे रहा है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जब तक वो मेच्योर होती है तो वैसे ही 120 डेज पूरे हो जाते हैं। तो फिर बात यह है कि अपने क्लाइंट को हमें ये बताना चाहिए कि विद इन 120 डेज आप प्रोसीडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। अटैचमेंट ये प्रोविजनल अटैचमेंट है, इससे ज़्यादा बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दो, उसमें ये। और इसमें एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है PLD 2016 पेज नंबर 607, जिसमें ये कहा गया कि अटैचमेंट, वो बैंक अटैचमेंट है या कोई भी अटैचमेंट है, उससे पहले किसी किस्म के नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंध हाई कोर्ट का फरमान है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, यहाँ तो सारे जजमेंट मास्टर्स बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इवन अगर किसी लॉ में शो काज नोटिस, वो ऑडिट सिलेक्शन वाले जो केसेस थे, शो काज नोटिस की प्रोविज़न नहीं भी मौजूद, तो इवन देन आपको उसको देने। लेकिन ये चूँकि लॉ एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस में है, तो इसमें अगर वो नोटिस देंगे तो ज़ाहिर है वो अटैचमेंट से पहले ही वो सारा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए सिंध हाई कोर्ट ने इस चीज़ को सामने रखते हुए कि नोटिस की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी यही ध्यान में रखें कि 120 डेज़ के लिए प्रॉपर्टी आपके क्लाइंट की अटैच हुई है, तो आपने जो करना है बाकी काम करें, इसको साथ साथ देखते रहें। नेक्स्ट, और अगर सेक्शन 10 जो है वो कहता है कि वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन फेडरल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली वो फेडरल गवर्नमेंट को ही जानी है, किसी इंडिविजुअल को नहीं जाएगी। नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन, जैसे हमारे इनकम टैक्स के कंप्लेंट के जो केसेस हैं वो स्पेशल जज, कस्टम, एंटी स्मगलिंग एंड टैक्सेशन सब के पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल का जज होता है, तो इसकी भी जो जुरिस्डिक्शन है वो उन्हीं के पास है। नेक्स्ट, अभी जैसे बात हुई कि एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द प्रोविजन ऑफ CRPC शैल अप्लाई टू अरेस्ट, बेल, बॉन्ड्स, सर्च, सीजर, अटैचमेंट, फॉरफीचर, कन्फिस्केशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ऑल अदर प्रोसीडिंग। आपने जब भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लेना है, अगर वो स्पेशल जज साहब के पास है, तो आपने ये चीज़ें सेक्शन 22 को भी, और जैसे सेक्शन 16 की बात हुई उसको पढ़ के, और बिलखसूस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस हवाले से आपने तैयारी करके रखनी है। ताकि मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा, मैं और मेरे भाई हैं सैयद तनसीर बुखारी साहब, हमने जब स्टार्ट किया तो हमने कहा कि किस के साथ एज ए जूनियर काम करें, किसके साथ बैठें, तो समझ नहीं आई, तो हमने खुद ही शुरू कर दिया। बेउस्तादे हैं, माफ़ कीजिएगा, समझ नहीं आई, लेकिन पर्सनैलिटी थी शाय कि यार मैं उससे पूछूंगा वो पता नहीं माइंड ना कर जाए। अब बिलीव करें, यकीन करें, मेरे जूनियर जितने दोस्त बैठे हैं, जूनियर तो नहीं सभी सीनियर, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, बिलीव करें, हम दोनों भाइयों ने किताब से दोस्ती की। जो कन्फ्यूजन आई, मैंने विर्क साहब दोस्त ये वो आज फ़ोन करता हूँ, सबको फ़ोन करता हूँ, साजिया दसों तक ही करना, लेकिन किताब, आपको भी मेरे जितने दोस्त भाई बैठे हैं जो अभी इस प्रोसेस जिन्होंने स्टार्ट किया है 5-10, किताब से दोस्ती लगाएं। जब तक आप किताब से दोस्ती नहीं लगाएंगे, आईओ के सामने आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, आप ऐसे ही खड़े होंगे और उसको ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। तो इसलिए टैक्स कंसल्टेंट हजरात, आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी आप पढ़ना है। आगे चले, अपील, अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो स्पेशल जज कस्टम है उनकी जो अपील है वो विद इन 60 डेज़ आपने हाई कोर्ट में करनी है। नेक्स्ट, इसी तरह ऑफेंस बाय कंपनीज, ऊपर इसकी बात हो गई है, इसमें इसके सारे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन वही सेक्शन 3A-B-C को अगर वो इसमें नोइंगली कर रहे हैं वो, क्योंकि जैसे अभी बात हुई कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, अगर ये प्रोसिक्यूशन में साबित हो जाता है कि CFO साहब
फाइनेंस मैनेजर साहब मालिकों को खुश करने के लिए शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने और ये सारा कुछ उन्होंने किया है, तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इसलिए आपने अपने क्लाइंट्स को ये भी बताना है कि थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपने मामला सीधे कर लें, अब वो वक्त नहीं है। मैं जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब नागरा साहब ने कहा कि ये वक्त आने वाला है, मैं तोकीर बुखारी आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 साल बाद इनकम टैक्स, सेल टैक्स आप लोग भूल जाएंगे, हर एक के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इसलिए इन चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। आगे चलें, अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से अभी बात हो रही थी। पार्ट 2 में आजकल जो हॉट टॉपिक है, हॉट इशू है, वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम लायर्स को भी नोटिस आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आ रहे हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स को भी आ रहे हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिल्डर, इन सब लोगों को जो इसमें आते हैं उनको नोटिस आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले अभी जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं वो सर्विसेज मैं बताऊंगा। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन का लेटर आए या आ गया है तो आपने ये देखना है कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे अपने क्लाइंट को। इसलिए इसको ये पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। इधर तो 5-6 स्लाइडें तेज़ी से निकल जाएंगी, समझना भी बड़ा ज़रूरी है, और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप एक बेहतर रिस्पांस दे सकेंगे कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, चूँकि FBR ने के अंडर हमारे रेगुलेशंस हैं, ICAP ने अपने उन्होंने बना लिए हैं रेगुलेशन, ICMAP ने बना लिए हैं, उसमें मैं प्रेसिडेंट साहब से बात करूंगा और बिलखसूस हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब, इनसे बात करूंगा। ये हमारा असासा है। अभी पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए नहीं बनाए, तो क्योंकि ICAP तो कर चुका जो उसने करना था, वो बड़ी एक डिटेल इसमें सारा कुछ मौजूद है, ICMAP कर चुका है। तो एडवोकेट्स की हद तक अभी पाकिस्तान बार कौंसिल जो है, क्योंकि उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने ही अगर ये ऑफेंस कमिट होगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल करना है और ये सारा कुछ करना है। लेकिन ताहाल अभी तक, आज की डेट तक, ICAP के बन चुके, ICMAP के बन चुके, पाकिस्तान बार कौंसिल ने अभी तक कोई अपने रेगुलेशन से बनाए नहीं हैं। तो जनाब हमारे इंतहाई सीनियर लीडर मौजूद हैं, ये ज़रूर ये बात उठाएं और ये कैसे बनने चाहिए, इसका एक ड्राफ्ट बनाया जाए ताकि हमें आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि खाम खा के लांझे। उसकी वजह ये है, इंतहाई अदब के साथ मेरे भाई बैठे, हम फ्रंट लाइन पे खेल रहे होते हैं, क्लाइंट पीछे सो रहा है, हमारी लड़ाई भी हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, प्यार मोहब्बत भी किसी के साथ हो रही है, हम फ्रंट लाइन पे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये छोटा थ्रेट नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। और जैसे हर साल मुख्तलिफ इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में फाइनेंस एक्ट के ज़रिए अमेंडमेंट्स आती हैं, तो पाकिस्तान बार कौंसिल, ICAP, ये सारे, और बिलखसूस पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन इस पर उठाए और अपनी कुछ प्रपोजल बना के दे। तो इसमें जो फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज़ में 2 लोग हैं। नंबर 1 पे है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, और नंबर 2 पे है नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। अब इधर ये DNFBP, आगे हम जहाँ जहाँ जाएंगे तो यही एब्रीवेशन इस्तेमाल होगा। मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या था वो एब्रीवेशन, लेकिन नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। एंड नेक्स्ट चले, सेक्शन 7 डील करता है इस सारे मामले को, जो पार्ट 2 में है उसको अगर आपने समझना है तो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 पूरा नहीं मैंने लिखा, सिंपली 2 लफ्ज़, 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शेल फाइल STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये ला में नहीं लिखा, उधर लफ्ज़ सिर्फ STR ही लिखा है, ऑब्लिक CTR, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये करेगा, और 10 साल तक जो उसका रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेगा, अपने पास रखेगा। और उसके अलावा एक बात और लिखिए कि अगर वो लिटिगेशन की नज़र हो जाता है मामला, तो जब तक उसकी फाइनल एडजुडिकेशन हो नहीं जाती तो वो पाबंद है उसका सारा रिकॉर्ड और वो सारी चीज़ें रखेगा। नेक्स्ट, इसमें 7A जो है वो है कंडक्टिंग CDD। CDD मीन कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ये भी आपकी जिम्मेदारी है।
और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई और जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपना जो लफ्स कस्टमर है उसकी ये सारी ड्यू डिलिजेंस भी करनी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखनी है। उनके जो रेगुलेशंस बने हैं वहाँ पे ये CTD का बड़े डिटेल से डिस्कस हुआ है, उसको देखिएगा। इसमें जो शेड्यूल 4 है उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ डिफ़ाइन की गई हैं। जैसे शेड्यूल 1 में हमने बताया कि प्रेडिकेट ऑफेंस के हवाले से सारी डिटेल्स हैं। तो अगर आप अथॉरिटीज़ देखेंगे कि इसमें अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का शेड्यूल 4 है। जो उसके अलावा शेड्यूल 4 में SRB मीन्स सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़, जिसमें ICAP है, ICMAP है और पंजाब बार कौंसिल है, इनको भी शेड्यूल 4 में रखा गया है। वो वाला शेड्यूल 4 नहीं, ये दूसरा शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 4 में रखा गया है। पहले वाले 2 ICAP और ICMA ने अपने रेगुलेशंस बना लिए हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने अभी इस पर सोचा है या नहीं, हमारे लीडर पीछे बैठे हैं, ये बताएंगे। नेक्स्ट चलिएगा। सेक्शन 12, नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेव किया गया है किस चीज़ को, कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो कहता है कि जी ये आप एंटिटीज़ हैं, आपने रिपोर्टिंग करनी है और ये सारे काम करने हैं, उसके हवाले से ये सेविंग क्लाज आपको दी गई है कि द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशन, हम सब लोग और रियल एस्टेट और ज्वेलर्स वगैरह प्रोफेशंस and their officers shall not be liable to any civil, criminal or disciplinary proceedings against them for, ये ज़रूरी है, इससे ये मुराद ना लीजिएगा कभी भी कि ये बिल्कुल आप सेक्शन 12 के तहत आज़ाद हो गए हैं, नहीं, वो ऊपर बात हो चुकी है। 5 लाख पेनल्टी भी है, 5 साल की इम्प्रिजनमेंट भी है, इसको मिसकंसीव ना कीजिएगा। फार के आगे पढ़िएगा, फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, वही नोइंगली वाली बात। और उसके अलावा भी कि फ़र्ज़ कर लें मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो मैं आप पे डैमेजेस और ये सारी चीज़ें, इसकी भी ये सेविंग क्लाज है कि मैं वो सारे आपके ख़िलाफ़ जो काम है वो नहीं कर सकूँगा। नेक्स्ट, सेक्शन 33 लाइबिलिटी, ये वो बात आगे क्लियर होगी। फॉर फेलियर टू फाइल STR एंड फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। STR मीन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो आप लोगों ने, मैंने, हमने फाइल करनी है। Whoever willfully fails to comply with the suspicious transaction reporting requirement as provided in section 7 or give false information shall be liable for imprisonment for a term which may be extended to 5 years or with fine which may be extended to 5 lakh। अब यहाँ पे रुकें, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, जो वो हमें बताता है हमने वही करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हर ट्रांजैक्शन को हमने रिपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। हमें ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि हमने उसकी हर ट्रांजैक्शन, इस लॉ के मुताबिक हमने उसके हर ट्रांजैक्शन पे नज़र रखनी है, और हम अगर ये समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है तो उसकी रिपोर्ट करनी है। तो उस हवाले से भी कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें इम्प्रिजनमेंट और ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं कि इसको मिसयूज़ भी ना किया जाए। फॉल्स इंफॉर्मेशन को आप दोनों तरफ रख के देखें कि एक आपका क्लाइंट है, खुदा ना खास्ता वो आपके पास आया, आके कहता है मेरी फ़ाइल वापस कर दें, तो आप उसकी CTR या STR देना शुरू। फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं, आपने देखना है कि वो प्रेडिकेट ऑफेंस और प्रोसीड ऑफ क्राइम में आता है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी द कंसर्न, अब इसमें यह है कि जैसे ICAP है और ICMAP है, चूँकि वो अपने रेगुलेशंस बना चुके हैं, वो बात हो रही है कि अगर उसकी कन्विक्शन हो जाती है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, अगर वो रियल एस्टेट एजेंट है, ज्वेलर्स है, तो वो FBR उसका देखेगा। और इसी तरह अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ICAP उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, उस हवाले से बात हो रही है। और इसी तरह अगर ICMAP है तो ICMAP वाले उसका लाइसेंस, और अभी तक रेगुलेशंस पाकिस्तान बार कौंसिल के नहीं बने। आगे चलिए, SRO 924 29/9/2020 को, जो आप सब लोगों ने, चूँकि ये FBR के वेब पोर्टल पे था, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। ये कहता है कि रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, डीलर्स इन प्रीशियस
metal and precious stones including jewelers and gem dealers, lawyers, accountants and other legal profession who carry out monetary transaction for their clients. अब रिपोर्टिंग की जो बात हुई कि रिपोर्टिंग के लिए आपको जब रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो अब इससे आगे की जो बातें आएंगी वो आपने देखना है कि वो आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें मैंने हाईलाइट किया है कि हु कैरी आउट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फॉर देयर क्लाइंट्स कंसर्निंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। नीचे आ जाए। नंबर 1, मैनेजिंग, ऑपरेटिंग, buying and selling of real estate, legal person and legal arrangement and preparing documents thereof। अब साथ साथ तर्जमा करने की बजाय हम तेज़ी से चलते जाएंगे क्योंकि चीज़ें काफ़ी हैं। नंबर 2, मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी, सिक्योरिटीज और अदर एसेट्स। नंबर 3, मैनेजिंग बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटी अकाउंट। नेक्स्ट, मैनेजिंग से मुराद क्या है, इस पे एंड पे जाके डिस्कस करेंगे कि मैनेजिंग से क्या मुराद है आगे चल के। ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूशन फॉर क्रिएशन। नेक्स्ट, आगे वो कट के क्रिएशन ऑफ कंपनीज है कि ये जो लोग हम कंपनीज इनकॉर्पोरेट वगैरह करा रहे हैं उस हवाले से भी आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। इसी तरह ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर व्हेन दे कैरी आउट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और सर्विसेज फॉर ए क्लाइंट कंसर्निंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ट्रस्ट के हवाले, एक्टिंग as a formation agent of legal person incorporation of company. Number 2, acting as or arranging for another person. Next, providing a registered office। अक्सर हमारे जो यंग लायर्स हैं वो जिस वक्त इनकम टैक्स की प्रोफाइल बना रहे होते हैं किसी अपने क्लाइंट की, और वो आके कहता है कि जी मेरे पास अभी ऑफिस तो नहीं है, मैंने लेना है, अभी तो मैं जस्ट इनकॉर्पोरेशन करा रहा हूँ या एनटीएन ले रहा हूँ। तो अक्सर देखने में आया है कि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो क्लाइंट को रिटेन करने के लिए अपना ऑफिस का एड्रेस भी दे देते हैं, सब नहीं देते होंगे कुछ लोग, उस हवाले से बात हो रही है। प्रोवाइडिंग ए रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एड्रेस और अकोमोडेशन, कॉरस्पॉन्डेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस फॉर ए कंपनी, ए पार्टनरशिप और एनी अदर लीगल पर्सन। ये आपने बड़ा ख्याल रखना है कि अपने ऑफिस का एड्रेस कभी भी किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा। Acting as or arranging for another person to act as a trustee of a trust. Next, acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person. Next चलिएगा। अब इसमें कुछ रेड फ्लैग इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, वो अकाउंटेंट्स के लिए भी हैं रेड फ्लैग इंडिकेटर्स, वो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी हैं, वो डेवलपर्स के लिए भी हैं, वो प्रमोटर्स के लिए भी हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के लिए हैं। तो चीदा जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी थे वो इस पर लिख दी हैं। अब रेड फ्लैग इंडिकेटर्स फॉर अकाउंटेंट्स में उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड क्लाइंट फैमिली मेंबर्स, क्लाइंट्स वो आस्क फॉर शॉर्टकट्स। अगर वो कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि ऐसे ऐसे कर लें तो आपने उसको भी परखना है। यानी इसका बार बार मैं कहूँगा आगे, चूँकि दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, कि इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी रिपोर्ट आपने कर देनी है, ये आपके लिए इंडिकेटर है कि ये गाड़ी मुड़ने लगी है, मैंने ब्रेक लगानी है, मैंने आगे देखना है। क्लाइंट ऑन्स एसेट लोकेटेड अब्रॉड नॉट डिक्लेयर्ड इन द टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट, क्लाइंट हु ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड पार्टीज, अक्सर आप लोग देखते हैं। कंपनी रिकॉर्ड consistently reflects sales at less than cost, but the company continues without reasonable explanation of the continued loss. Next, company has a long period of inactive following incorporation followed by a sudden and unexplained increase in finance। एक कंपनी बिल्कुल साइलेंट पड़ी है, 10 साल से पड़ी है, यकदम वो आता है और वो काम शुरू हो जाता है और मिलियंस और ट्रिलियंस की ट्रांजैक्शन उसमें शुरू हो जाती हैं, तो आपने उसको भी परखना है। कंपनी शोइंग हाई टर्नओवर इन इट्स अकाउंट बट डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस अपरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़। और नेक्स्ट है कि कंपनी इज़ रजिस्टर्ड एट ए फेक एड्रेस, आपको भी पता है कि उसका एड्रेस फेक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आपके रेड फ्लैग इंडिकेटर्स में आएगा। नेक्स्ट चलिएगा। क्लाइंट्स हु ऑफर टू पे अनयूजुअल हाई लेवल्स ऑफ फ़ी, ये आपने अक्सर देखा होगा किस तरह के लोग जब आपके पास आते हैं तो अगर किसी काम का आप अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कोई 5-10 हज़ार 20 हज़ार लेता है, तो वो आप जो कहेंगे वो कहता है बस पैसे ले और ये काम करे। तो ये आपके लिए
उस वक्त देखना होगा कि आपने इसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में डालना है या नहीं डालना. Clients who change their means of payment frequently for transaction at the last minute. Next are situations where advice on the setting up of or legal arrangements trust work may be misused. Next. अब रेड फ्लैग इंडिकेटर्स फॉर अकाउंटेंट की सिर्फ हेडिंग लिखती हैं जो लॉ में उधर लिखी हैं, वो ये है कि ट्रांजैक्शन डू नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस, ट्रांजैक्शन इनकंसिस्टेंट विद द कस्टमर्स बिजनेस. उसकी जो ट्रांजैक्शन है कि अगर एक हैवी उसकी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है और उसका बिजनेस कुछ और है तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है. ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, ट्रांजैक्शन फ्रॉम एंड टू ब्रॉड, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अनआइडेंटिफाइड पार्टीज. नेक्स्ट, यानी आपका क्लाइंट है, ये रोज़ की प्रॉब्लम है. आपका एक क्लाइंट है ABC, उसका काम ही कैश का है और वो मिलियंस ऑफ रुपये की उसकी एक महीने की सेल है. आप उसे कहते हैं कि जी आप अपने डीलर्स का, कस्टमर्स का नाम बताएं, मैंने उसके NTN के हिसाब से उसकी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है. उसकी मजबूरी है. क्यों? अगर वो उन 200 लोगों का नाम देगा तो वो लोग शायद उसके साथ काम ना करें, B के साथ चले जाएं. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सब लोग फेस कर रहे हैं. तो इस हवाले से बात हो रही है कि अगर आपका क्लाइंट आपको अपने कस्टमर्स का नाम नहीं बताता और वो कहता है ये कैश आ रही है, तो ये भी सारों को नहीं, आपने अपने हिसाब से परखना है. अनऑथोराइज्ड और इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, इनएडिक्वेट ऑडिट ट्रेल्स, instruction to an accountant from the client to conduct transaction without legitimate or economic reason, client make large payment to subsidiaries or other entities within the group that do not appear within normal course of business. Next, client makes payment to other companies with similar or identical directors, shareholders or beneficial owners without any plausible reason. Client is making unusual payment in cash which does not commensurate with business activity. Next, usually high value transactions जब हो रही हो, अक्सर आप लोगों के पास भी कई लोग क्लाइंट्स शायद आए हों कि वो IT का काम कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, और अगर आप उन लोगों को देखेंगे मिलियंस ऑफ रुपये उनके बाहर से आ रहे हैं और वो वेब डिज़ाइनिंग और ये सारे काम कर रहे हैं. मेजॉरिटी ठीक लोग होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपने ज़रा ज़्यादा उसमें देखनी है कि उनकी अगर इनफ्लो हैवी हो रही है और वो IT और इस तरह के काम में है, आपने देखना है. ये हमारा कौमी फरीज़ा भी है. ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स दैट आर इन, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अक्सर हम जब वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो क्लाइंट को कहते हैं कि आपकी वाइट मनी नहीं है, तो वो क्लाइंट कहता है कि जी, फिर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार इस तरह करो कि तुम्हारी 25 साल पहले शादी हुई थी ना, तो तुम कहो कि मैंने ये ना 25 तोले जेवर था, मैंने 25 लाख का बेच दिया, तो ये कैश डाल देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. ये ऐसे वैसे जो है ना, वो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसे गिफ्ट, ऐसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ जो बज़ाहिर डॉक्यूमेंटेड ना हो, उसको भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आपने देखना है. एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आ रिटर्न क्लाइंट ने तो देखना ही देखना है. आप उससे जो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, आपकी पकड़ मेरी पकड़ नहीं है, लेकिन जो हम अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, जिस लेवल तक हम अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं कि कल को इंतहाई माजरत के साथ कि वो जाके IO को ये ना कहे कि जी मुझे तो नहीं पता, मुझे वकील साहब ने कहा था फलां ज्वेलर्स के पास चला जा, 50 लाख रुपए की रसीद ले आ, ठीक है, कौन इज़्ज़त बचाएगा? तो अब तो इज़्ज़त बचाओ प्रोग्राम है. नेक्स्ट चलिएगा. अनयूजुअली हाई वैल्यू, ये होगी बात. ट्रांजैक्शन यूजिंग अनट्रेसेबल पेमेंट methods including bearer instrument or new payment method, transaction that appear to be routing with outgoing and incoming transactions similar in size sent and received from the same parties, transaction where there is a lack of information or explanation or where explanations are unsatisfactory, or transaction which are undervalued. Next, रियल एस्टेट एजेंट्स अगर आपके क्लाइंट्स हैं और वो आते हैं, वो जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये सारे लोग, तो आपने चूँकि आप इनके डाटा और ये सारी चीज़ें आप इनकी रिटर्न्स में कर रहे हैं, तो इसमें आपने अपने क्लाइंट्स को भी बताना है और ख़ुद भी हमें पता होना चाहिए कि परचेज़र सेलर, अगर परचेज़र सेलर की जो इकनॉमिक प्रोफाइल है वो डज़ नॉट अलाइन विद द कास्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वो देखना है. सोर्स ऑफ फंड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और इज़ अनक्लियर, देखना ये रियल एस्टेट एजेंट ने है.
इसकी सस्पिशियस रिपोर्टिंग रियल एस्टेट एजेंट ने करनी है। अपने क्लाइंट जो कि वो रियल एस्टेट एजेंट है या डेवलपर है या बिल्डर है, वो हमने गाइड करना है। इस हवाले से ये बात हो रही है। परचेजर सेलर इज लिंक्ड टू नेगेटिव न्यूज़ आर नेम्ड इन द न्यूज़ रिपोर्ट on the crime committed or under law enforcement investigation inquiry. Next, client insists are using an intermediary in all inter transaction during the transaction without sufficient justification. Client who appeared to be acting on somebody else's instructions without disclosing the identity of person. Unexplained delegation of authority by the client by using power of attorney. Purchaser seller appeared to be acting as a proxy for the purchase of the property and make attempt to conceal the identity. 2014 में जब मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, तो उस वक़्त हमने ये रिकॉर्ड हो रही है चीज़, ये मेरे बाहर के दोस्त भी सुन रहे होंगे। हमने उस वक़्त लाहौर टैक्स बार को देखा कि ये, और पाकिस्तान टैक्स बार को देखा कि ये लोग अपने मेंबर्स की एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और बिलखसूस जो विज़न है हमारे पाकिस्तान टैक्स बार के जनाब मेमन साहब का, मैं ये कहने में कतन गलत नहीं हूँ कि उस विज़न को अगर कोई लेके चल रहा है तो वो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन चल रही है। ये बिल्कुल चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। जितनी बड़ा सरमाया आपके पास ये लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की सूरत में आपके पास है, मैं कोई वीडियो जो यूट्यूब पे लोड होती है लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की, उसको मिस नहीं करता और यकीन माने बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आप वो लोग जो इस एजुकेशन में, इस प्रोसेस में हैं, बिलखसूस पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।